क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव वाकई होने वाले हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज हैं वो हों, आशीष सूद हों या तरुण चुग हों, सभी ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव तय हैं। सितंबर के महीने में नोटिफिकेशन निकलेगी और अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। चीमा गोइयां तो ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी भावी नेताओं को बोल दिया है जिनसे वो अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या लेकिन वाकई चुनाव होंगे? आज भी बाकी सभी क्षेत्रीय दल यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव? तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वाकई चुनाव हो रहे हैं? ये सवाल अब लगभग सारे क्षेत्रीय दल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि आप तो हमें पिछले 2 साल से लगातार तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन फिर चुनाव नहीं करवाते आप चुनाव से भाग रहे हैं। देखिए, चुनाव जम्मू कश्मीर में होना जो है वो खाली सरकार का प्रॉमिस नहीं है। यहाँ पे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और उस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ने टाइम लिमिट जो है वो तय की है। तो सितंबर के लास्ट मंथ तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव यहाँ पे होने चाहिए। मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया। अब सितंबर से हम 2 ही महीने दूर हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एप्लीकेशन डाली है कि हमको एक्सटेंशन दीजिए इसकी? बिल्कुल नहीं डाली। रेदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक कह चुके हैं कि हम चुनाव जो है वो जितनी वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अंदर हम चुनाव करवाएंगे। व्हाट मोर वी वांट फ्रॉम दैट? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई एम रीअश्योरिंग थ्रू यू आल्सो, चुनाव जम्मू कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक चुनाव उस टाइम लिमिट में हो जाएंगे। उस चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले से शुरू कर दी थी, बिकॉज वी आर क्लियर ऑन दिस, वी आर फोकस्ड ऑन दिस कि इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म करना है। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उम्मीद करता है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट से कि जिस तरह की परफॉर्मेंस असेंबली इलेक्शन में होनी चाहिए, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि उस तरह की उम्मीद पे हम खरा उतरें। जैसे आपने कहा उस तरह की उम्मीद पे हम खरा उतरे, लेकिन विपक्षी दलों का आपके ऊपर यह आरोप है कि आपको पता चल गया है, जमीनी हकीकत यह है, किसी सर्वे की भी बात वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी 10 से 12 सीटें आएंगी, इससे ज्यादा आपकी सीटें नहीं आने वाली, इसीलिए आप चुनावों से भाग रहे हैं। और वो ही आरोप लगाते हैं कि आप करवाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जहां मैनिपुलेशन कर सकें, आप नहीं करवाएंगे असेंबली, क्योंकि आप जानते हैं विपक्ष यहां पर सत्ता में आएगा और लोग आपको पठानकोट के पार का रास्ता दिखा देंगे। देखिए, हम तो तथ्यों के ऊपर बात करते हैं, जो तथ्य कहते हैं उसी के ऊपर बात होगी। ऐसे कोई भी कुछ कहने को कह दे, कोई ये भी कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? तथ्य ये है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ पार्टिसिपेट किया, जिसमें तकरीबन 36 सीट्स जो हैं वो पड़ती हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। उन 36 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट्स में 29 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी लीड में है। और ये तब हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी अकेली है और विपक्ष सारा इकट्ठा होकर लड़ रहा है। असेंबली इलेक्शन में सारे के सारा विपक्ष जो है वो इकट्ठा होकर लड़ेगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। ये हो जाए कुछ, इनका छोटे मोटे ग्रुप बन जाए, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये इकट्ठे होके इलेक्शन लड़ा है वैसी हालत नहीं है। तो जब हम इकट्ठा विपक्ष है तो उसमें भी 36 में से 29 में भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, और उसके अलावा 7 सीटें जो पुंछ और राजौरी जिला में थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन सीटों में से भी 7 में से तकरीबन 5 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 29 का आंकड़ा हमारे को आता है जब हम कंबाइंड अपोजिशन को फेस कर रहे हैं। जब स्कैटर्ड अपोजिशन होगा, अलग अलग से लड़ेंगे, तो ये 29 जो है इसको 33-34 बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेठ साहब, यहाँ से रोककर आपसे जानना चाहूंगा,
लोग ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख की लीड से आपने जम्मू की सीट जीती है, 1.5 लाख की सीट से आपने उधमपुर वाली सीट जीती है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि इन 29 में से भी लगभग 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर आपके और कांग्रेस के बीच में रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन समीकरणों को भी देखें तब भी आप 20 के आसपास आके सिमट जाते हैं। और दूसरा ये कि जहां न कांग्रेस के पास कार्यकर्ता, न कांग्रेस के पास कोई टेबल, न बूथ, उसके बावजूद 2.5 लाख से आप जम्मू जीते, उसके बावजूद 1.5 लाख से आप उधमपुर डोडा जीते। बलशाली पार्टी, ताकतवर पार्टी, मीडिया आपके साथ, टीवी आपके साथ, सोशल मीडिया आपका ताकतवर, कार्यकर्ता आपका ताकतवर, सब कुछ आपके पास, उसके बावजूद आप कोई 5 लाख के मार्जिन से जीतते तो भी माना जाता कि, और खासतौर पे ये बेल्ट, जिस बेल्ट जम्मू में आपका रिकॉर्ड ये है कि आपने रिकॉर्ड मतों के साथ साल 2019 का चुनाव भी जीता था, साल 2014 का चुनाव भी जीता। देखिए, 19 के चुनाव को 2024 के चुनाव के साथ कंपेयर करना जो है वो मेरे ख्याल में ज्यादा ज्यादती होगी। 19 के चुनाव में अगर बाकी पूरे हिंदुस्तान में देखें तो जिस बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है, 2024 में जीतते तो हम हैं लेकिन मार्जिन हर जगह पे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ दिखता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है बिकॉज वी वर कंटेस्टिंग इलेक्शन थर्ड टाइम। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें, जो जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं, तो कई सीटों पे मार्जिन रिड्यूस्ड मार्जिन है जिसमें हम जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं 29 में से आउट ऑफ 36। लेकिन ये तब है जबकि कंबाइंड अपोजिशन है। मैं वही आपको दोबारा अर्ज करूंगा, जब कांग्रेस वर्सेस पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पैंथर पार्टी और वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा एंड वर्सेस इंडिपेंडेंट भी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की टैली जो है वो उससे आगे बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन क्यों कम हुआ, जबकि अपोजिशन जो है उसकी कोई ज्यादा कोई वेव भी नहीं थी और कांग्रेस जो है उसकी कोई स्ट्रांग होल्ड भी नहीं है। ये ठीक है कि कांग्रेस ने पिछले 10-15 साल से तकरीबन अपनी बेस जो है वो खत्म की है, खोई है, जम्मू रीजन में भी और उधमपुर रीजन में भी। लेकिन ये इलेक्शन कंबाइंड अपोजिशन का था, तो ये खाली कांग्रेस का, ये खाली नेशनल आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो इकट्ठे थे इसलिए वोट आ गया, उनको नहीं तो नहीं आता। खाली इकट्ठे की बात नहीं है। एक तो अपोजिशन सारी इकट्ठी थी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी भी हो सकती है, कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं हमारी तरफ से भी कि जिनको दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 29 सीटों पे लीड आई है तो हम कंफर्टेबल होके घर में बैठ गए हैं कि 29 सीटें तो हमारे कब्जे में है ही, हमारे झोली में है और उसके आगे बढ़ना है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलता है। जिन 29 सीटों पे हमारी लीड आई है, दैट इज रीअश्योरिंग अस कि इन पे अगर हम थोड़ा बेहतर काम करें तो ये 29 सीटें तो कम से कम हम जीते ही हुए हैं। इनका मार्जिन भी इंक्रीज करना है, लेकिन उस 29 सीटों से जीतने के बाद हमारे को आगे वाली सीटें जो है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, जहां पे कुछ सीटें हैं जहां पे हमारा मार्जिन जो है वो कम है जीत का, लेकिन ऐसी भी सीटें हैं कि जहां पे हमारा मार्जिन जो है वो भी कम है कि जहां पे हम पिछड़े भी हैं। तो जो जहां पे पिछड़े हैं उसको सुधारें, जहां पे हम कम मार्जिन से आगे बढ़े हैं उनको ज्यादा बड़ा मार्जिन हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसके बारे में पार्टी जो है एक विस्तृत व्यू रचना कर रही है। पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन जो है वो दो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। असेंबली का इलेक्शन जो है छोटे पैमाने पे लड़ा जाता है, जिसमें फेस जो है वो भी मैटर करेगा कि कौन सा बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, किसको टिकट दे रहे हैं, एंड देन उसका अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस और बाकी चीजें जो पॉलिटिक्स में चलती हैं वो भी होंगी। इसी तरह कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक बड़ी पैंठ बनाई है, इसके ऊपर कोई इनकार नहीं कर सकता जो कि पॉलिटिक्स को समझते हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ कश्मीर में बढ़ी। लेकिन सेठ साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने जो दाव खेला वो आपको महंगा पड़ गया। आपने पूरा राजौरी पुंछ का इलाका रिजर्व किया, आपने एसटी दे दिया। एसटी देने के बाद आपके लीडर गए, उन्होंने वहां पर कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हमें के मतलब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पहाड़ी कबीला के लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट सारा चला गया, बिल्कुल वर्टिकली डिवाइड होकर वोट जो है मियां अल्ताफ को पड़ा। तो अब ये जानना चाहता हूं, क्या अब आप अपने फैसले को रिविजिट करेंगे कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी
कि हमने इस चक्कर में दिया था पहाड़ी को एसटी कि हमको वोट मिलेगा, तो इन्होंने तो हमको पार्लियामेंट में वोट नहीं दिया, कल असेंबली में क्यों देंगे? और आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुन लिया वेस्ट बंगाल के, वो ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, अब जो हमको वोट देगा उसी का साथ, उसी का विकास। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। वी गो बाय व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द पार्टी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। हम हर किसी को साथ में लेके चलेंगे। जिसने हमारे को वोट नहीं दिया है वो भी हमारा दायित्व है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये सोचना कि जो हमारे को वोट नहीं देता है हमको उसकी, वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं है। दूसरी बात ये है जुनेद भाई, कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूं और मुझे अपने लिए वोट मांगना है तो मैं कंफर्टेबल पोजीशन में होता हूं वोट मांगने की, बजाय इसके कि आप इलेक्शन में खड़े हो और मैं कहूं कि जुनेद साहब को वोट डालो, तो वो सेम इक्वेशन नहीं होती है। पर क्यों नहीं डाला पहाड़ियों ने वहां पर रजौरी पुंज? देखें, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना और अपनी पार्टी को या किसी और डिस्पेंसेशन को वोट डालना, ये दो अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जब असेंबली इलेक्शन, you regret the decision now? we are not regretting. That was a tactical decision which was taken by the party. But in assembly election, Bharatiya Janata Party will be fighting the election on their own symbol, through their own candidates. और जब हम अपने सिंबल पे और अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे रजौरी पुंछ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो जो लोग जिनको इंसाफ पक्का खड़ा करेंगे या आखिरी मौके पर रिट्रैक्ट करेंगे, जी हमने नहीं लड़ना, आप लड़ लो, फलां पार्टी लड़ लो, फलां पार्टी लड़ लो, हम अलायंस में। कोई पार्टी से नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम के ऊपर रजौरी पुंछ में सभी सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। हम अपने सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। should we say that you have given up on जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, आपने कह दिया भाई ये नहीं कर सके वो काम जो हम चाहते थे, अब छोड़ दीजिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई अलायंस नहीं होगा, हम 90 सीटों पर चुनाव खुद लड़ेंगे? क्या दिस इज, आर यू ट्राइंग टू से दिस? भाई, पॉलिटिक्स में ना कोई दरवाजा बंद होता है और ना ही कोई दरवाजा खुलता है। ये वक्त पर आप उनके परफॉर्मेंस से खुश हैं या नहीं? ये वक्त के ऊपर डिसाइड होता है कि किसके साथ हम चल सकते हैं, किसके साथ नहीं चल सकते हैं। बट पर एक स्टोरी चली जिसमें यह कहा गया यू आर सर्चिंग फॉर न्यू अलायंस पार्टनर्स इन कश्मीर वैली, इज इट अ फैक्ट? कोई स्टोरी क्या चलाता है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी तो अपनी राय नहीं दे सकती। हम स्टोरीज के ऊपर तो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। 90 की 90 सीटों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। कोई अलायंस नहीं होगा अब? प्री पोल अलायंस की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अभी सोच में नहीं है। पोस्ट इलेक्शन क्या अलायंस हो सकती है, जरूरत हो। क्या ये रिग्रेट कर रहे हैं आप कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का की मदद आपने रजौरी पुंछ में की, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते तो शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में रिग्रेट नहीं होता है। पॉलिटिक्स में यू टेक सर्टेन पॉलिटिकल डिसीजंस एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी। तो वो स्ट्रेटेजीज कहीं पे चलती हैं, कहीं पे नहीं चलती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रिग्रेट। सोची समझी हुई स्ट्रेटेजी थी, तो सोची समझी हुई स्ट्रेटेजी में स्कोप रहता है कि इलेक्शन है, लोगों को जबरदस्ती तो वोट नहीं डालने हैं, तो लोगों का अपना राइट है, उन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया। अगर जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है पुंछ रजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो स्वागत है। हम तो वी आर वेलकमिंग द डिसीजंस ऑफ द पीपल। तो ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी को फलना फूलना है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वी आर ऑल वर्किंग अंडर ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक राइट्स है लोगों के वोट डालना, दैट दे हैव एक्सरसाइज्ड देयर राइट्स। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं, आपने डेमोक्रेसी की बात की, लोग ये कह रहे हैं कि संशोधन हुआ, हालांकि बिजनेस रूल्स हैं उनके अंदर संशोधन हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकतें भी एलजी के पास, और जब आप जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी और ताकतें यूनियन टेरिटरी में एलजी के पास। तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई फिर कौन सी सरकार हमने बनानी है, म्युनिसिपैलिटी थोड़ी चलानी है, पूरा जम्मू कश्मीर चलाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर आपको क्या लगता है ये जो फैसला हुआ या ये जो अमेंडमेंट हुई, क्या कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये सिनारियो ठीक है जिसमें सारी पावर्स राजभवन के पास होंगी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को केजरीवाल की तरह या पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की तरह जो है फंक्शन करना पड़ेगा? देखें, अजीब क्या है इसमें। अब देखें, चाहे वो महबूबा जी हों या उमर साहब हों,
या कोई और नेता हो जो बात कर रहा है, दे आर स्टिल अंडर द इल्यूजन कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ये अभी जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की जो जम्मू कश्मीर में फॉर्म होगी आफ्टर दीज असेंबली इलेक्शंस, दैट विल बी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो यूनियन टेरिटरी में जो पावर्स एलजीज के पास हैं, बाकी लेफ्टिनेंट जनरल्स के पास है या एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है, वही तो पावर्स हैं जम्मू कश्मीर में भी। कोई ऐसा तो नहीं है कि बाकी यूनियन टेरिटरीज में एलजी के पास कोई खास पावर नहीं है और जम्मू कश्मीर में कोई खास पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सबको दे दी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के बिजनेस रूल को अमेंड करना जो है वो जरूरी था। आज तक जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात नहीं थी। अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात है तो क्लैरिटी, अब इससे भी लोगों को लगना चाहिए कि इलेक्शन तो होने ही वाले हैं। अब बिजनेस रूल्स जब चेंज होके ये डिफाइन करते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट में एलजी का क्या रोल होगा या चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल होगा, तो दैट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे गवर्नमेंट बनने वाली है। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिस इज अ यूनियन टेरिटरी विद अ डिफरेंस। बाकी किसी यूनियन टेरिटरी में प्रॉमिस नहीं है कि उसको स्टेट बनाना है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एक वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है कि जिसके पास ये प्रॉमिस है कि उसको हमने स्टेट बनाना है। जब ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्टेट बन जाएगी तो ये बिजनेस रूल में जो जितनी अमेंडमेंट हुई है सब खत्म हो जाएगी। इसको खत्म करना ही है, क्योंकि सेठ साहब आपसे जानना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको ही कल भारतीय जनता पार्टी कहती है आइए आप हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, हम आपको मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनाते हैं, तो क्या आप एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जहां पर ब्यूरोक्रेट को आपके दफ्तर में हाजिरी देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेटों का काम करने का तरीका तो जानते हैं। वो एक जो भी यहां तो दो एग्जेक्टिव हैं, गवर्नर भी एग्जेक्टिव हैं, चीफ मिनिस्टर भी एग्जेक्टिव होंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा लॉयल उस तरफ रहते हैं जिस तरफ उनको पता होता है हमारी पोस्टिंग जो करेगा, और उनकी लॉयल्टी जो है अक्सर बेशतर देखने को ये मिलती है, और उनका काम करने का तरीका भी ये रहता है जहां उनको पता हो कि इस दफ्तर से हमको कोई लेना देना नहीं, उस दफ्तर के प्रति उनकी जो उनकी जो लॉयल्टी है, उनका जो काम करने का तरीका, उसको लेकर आरोप लगते रहते अरविंद केजरीवाल को। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे जहां पर ब्यूरोक्रेट से काम करवाने के लिए आपको एलजी का सहारा लेना पड़े? देखिए, चीफ मिनिस्टर किसने बनना है और किस पार्टी से बनना है वो तो बात की बातें हैं। मान लीजिए आप बन जाए। नहीं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन जो भी आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, ही शुड नो नाउ दैट ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, जिस यूनियन टेरिटरी में इस बिजनेस रूल के हिसाब से काम करना है। तो हार्ट बर्निंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स भी हों, तो वो कैसे काम करेंगे जब उनको पता है कि उनका ब्यूरोक्रेट जो है उनकी सुनेगा नहीं, या क्योंकि ब्यूरोक्रेट के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, ट्रांसफर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बाकी चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यही आप पूछना चाहते हैं? सर, ये बाकी यूनियन टेरिटरीज में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। उसका रीजन सिंपल है, जम्मू कश्मीर में चाहे चीफ मिनिस्टर को इस बिजनेस रूल में काम करना पड़े जिसमें चीफ सेक्रेटरी का रोल जो है वो भी हाइप्ड रोल है, लेफ्टिनेंट जनरल का भी हाइप्ड रोल है, लेकिन ब्यूरोक्रेट समझदार है। ब्यूरोक्रेट को आप ये समझे कि ब्यूरोक्रेट नालायक होता है, वैसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट को ये पता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तो है, जिस चीफ मिनिस्टर के साथ मैं डील कर रहा हूँ यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन ये किसी टाइम पे भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। मिनिस्टर जो है कभी भी स्टेट के मिनिस्टर बन जाएंगे तो अगर हमने इनके साथ अभी बना के नहीं रखी तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई समझदार मिनिस्टर होगा या समझदार चीफ मिनिस्टर होगा तो ही नोज द वेज हाउ टू मैनेज द ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हवा का रुख पहचानती है, आपने भी देखा है और हमको भी पता है। गिवन एन ऑप्शन, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, मेयर ऑफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन or chief minister of Jammu and Kashmir? No, anybody who knows the politics, he will definitely like to be the chief minister of the state, of the union territory. Because union territory ka chief minister is a promised chief minister of the state also. And जैसे हालात देखिए, महबूबा कह रही है कि इससे बेटर है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बना जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर बना जाए। अगर महबूबा जी ये स्टेटमेंट नहीं देंगे तो महबूबा जी की इंपॉर्टेंस क्या है? आज के दिन में इलेक्शन आप हार चुके हो, जिस तरह से आप असेंबलीज में आपने परफॉर्म, असेंबली सेगमेंट में आपने परफॉर्म किया, योर पार्टी इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। उमर साहब
एक पार्टी के बड़े नेता होने के बावजूद जिस बुरी तरीके से उन्होंने इलेक्शन हारा है पार्लियामेंट का, अब उस पे वो चाहे जो मर्जी लीपापोती कर लें, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इज कि 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन डिफीटेड बाय द पीपल। अब इसको कहने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। अब इसमें स्टेटमेंट देने के लिए आप कह दो कि चीफ मिनिस्टर का जो है वो पोजीशन जो है वो मेयर से नीचे होगी, तो मत कंटेस्ट करो। आपको कोई मजबूरी तो नहीं है कंटेस्ट करने की। अब अंत में से आप ये कहोगे भी, फिर भी आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे, फिर भी आप पूरा जोर लगाओगे कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ यूनियन टेरिटरी का, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल। चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज नॉट लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी अदर यूनियन टेरिटरी। अंत में सेठ साहब, पिछले अगर हम 3 सालों की बात करें, पुंछ में सिलसिला शुरू हुआ और पुंछ में हमारे फौजियों की शहादतें हुई। फिर उसके बाद वो सिलसिला बढ़ता बढ़ता डोडा पहुंच गया, भद्रवाह में कुछ एक्टिविटीज हुई, उसके बाद कठुआ में कुछ एक्टिविटीज हुई, और अब डोडा में ऑलरेडी हम 4 जवानों की शहादत हो चुकी है, कठुआ में 4 जवानों की शहादत हो चुकी है। आतंकियों का नंबर हर पत्रकार अपने अपने हिसाब से बता रहा है। प्रिंट पढ़िए तो वो कहते हैं 80 हैं, कोई और चीज पढ़िए तो वो कहते हैं 200 है, कोई 500 है, कोई 600, हर एक का अपना अपना फिगर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय जब आतंकवाद दोबारा से रिवाइव यहां पर हो रहा है, तो एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जिनकी दिल्ली में सुनी जाती है, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव इसी साल में जम्मू कश्मीर में असेंबली के होने चाहिए? क्या आप भी उमर अब्दुल्ला की तरह मानेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी आप चुनाव करेंगे उतनी जल्दी लोगों का संपर्क सरकार के साथ होगा और उससे जो है आतंकवाद को काबू करने में आसानी होगी? तो क्या आप भी इसी ओपिनियन के हैं कि इस माहौल में जब काउंटर टेरर ऑपरेशंस और बाकी तमाम चीजों को और जम्मू कश्मीर के इतिहास को और जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के इतिहास को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव करने से आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको लड़ने में मदद मिलेगी, या आपको लगता है कि चुनाव होने के बाद जब लोकतांत्रिक सरकार बनेगी इस लड़ाई को लड़ने में दिक्कत आ सकती है? नहीं, देखें, ऐसा है कि यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट बनने के बाद भी जो फोर्सेस को इख्तियार है वो तो वही बरकरार रहेंगे जो आज के दिन में है। फोर्सेस के अधिकार तो खत्म नहीं होंगे। अब मेन कंसर्न क्या है? देखिए, ये चिंता हमारे लिए भी है। मैं अगर अपनी बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूं, तो हालात जो काफी हद तक सुधर चुके थे, पिछले कुछ महीनों में हालात जो है वो खराबी की तरफ चलना शुरू हुए हैं, और लगातार जो वारदातें हो रही हैं टेरर के रिलेटेड जम्मू डिवीजन में, कश्मीर में अभी नहीं हुई हैं, जम्मू डिवीजन में जितनी हो रही हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। पुंछ और जोरी में होती थी तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता था कि एलओसी के पास है, एलओसी में अटैक होते हैं और वापस चले जाते हैं, कुछ वैसा, वो भी दैट इज आल्सो नॉट पार्डनेबल। बट नाउ इट इज गोइंग इन द इंटीरियर्स। अब वहां से डोडा जो है वो 200 किलोमीटर के दूरी पे एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर की, लेकिन स्ट्राइक वहां पे भी हो रही है। ये चिंता का विषय है और गहन चिंता का विषय है। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज पर्सनली सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। MOS होम इज हियर टू सुपरवाइज द थिंग्स। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, ये जो नया वायलेंस का जो है दौर शुरू होने वाला है या हो रहा है, इसमें है कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। लोगों की तरफ से जो खबर मिलनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट होने चाहिए सरकार को, वो डेफिनेटली दैट इज ए मेजर लिंक विच इज नॉट परफॉर्मिंग। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जितनी मर्जी अच्छी हो, मैं आई गिव 100 मार्क्स टू दिस ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन नाउ, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट एन आंसर टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। देखिए, आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मर्स होता है, जो कि आपको कोई भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो आदमी है जो कि पुलिस का पेड इन्फॉर्मर नहीं होगा। राइट। और वो छोटा पॉलिटिकल वर्कर जो है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है उसका भी। वो कनेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिसिंग है। आतंकवाद के बारे में चिंता जरूर है। ये बढ़ती हुई घटनाएं, चाहे वो
बॉर्डर के बाहर से आने वाले जो है वो 30 लोग होंगे या 50 होंगे या 200 लोग होंगे, मैं नंबर के बारे में बात नहीं करूंगा, जितने भी हैं ये एक बड़ी दुश्वार जो है चीज है हमारे लिए, और इनको जितनी जल्दी हम खत्म कर पाए उतना ही शांति के लिए जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाती है तो उससे इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो बेहतर आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। द पीपल विल गेट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। आई एम ऑफ दैट व्यू कि हालात खराब हुए हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाना जो है वो शायद जस्टिफाइड नहीं है, एंड द गवर्नमेंट इज आल्सो कमिटेड टू इट दैट द इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। आपने जवाब इस तरीके से दिया, लेकिन एक इसके साथ जुड़ता हुआ आखिरी सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर जम्मू कश्मीर में आती है तो वो सहायक सिद्ध साबित होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाते हैं। सैयद अली शाह गिलानी एक अलगाववादी नेता थे, उनके सुपुत्र आपके सिस्टम का हिस्सा थे। सैयद सलाउद्दीन एक आतंकी हैं और उन्हीं का एक आतंकी कमांडर, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, उसका एक इंटरव्यू भी अभी आया है जिसमें उसने धमकाया है, कहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम जम्मू कश्मीर में भी अटैक करेंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर भी करेंगे। सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटे सरकारी मुलाजमत में थे। शब्बीर शाह के परिवार को देखें तो वो भी फल फूल रहा है अच्छे तरीके, सबको फलना फूलना चाहिए, कोई गलत बात इसमें नहीं है। किसी भी अलगाववादी नेता पर आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि इसके तार कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे। और मुझे आज भी वो ग्रेटर कश्मीर की कटिंग याद है, और बिल्कुल वो खबर भी मुझे याद है, जब कश्मीर के एक अलगाववादी नेता को प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने अपने कंधे पर उठाया और उसकी जेब से कुछ चिट्टें गिरी। तो जब पीछे किसी ने वो चिट्टें उठाई तो उसमें पीएचई पीडब्ल्यूडी के कुछ एक्सीएनओ के नाम थे और उन ट्रांसफरों के लिए रिक्वेस्टें थी। समझ में ये आता है कि अलगाववादी नेता भी इस पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, मदद कर रहे थे। थोड़ा और 2002 से 2008 तक के कालखंड में अगर जाते हैं, मजीद डार कैसे आया, फिर कैसे मारा गया, वो भी इतिहास का हिस्सा है। फिर रेड कारपेट बिछाया गया सारे अलगाववादी नेताओं के लिए, जी इनसे बात करी, इनसे बात करना जरूरी है। और फिर यह भी कि जितनी बार उनसे बात की गई उतनी बार घाटी के हालात खराब ही हुए, ठीक नहीं हुए। एक तरफ सैयद अली शाह गिलानी के दरवाजे पे पहुंचे जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा दरवाजा खोलिए बात करेंगे। और दूसरी तरफ हमने फिर बाद में वो भी वीडियो देखा जिसमें वो बुरहान वानी के मारे जाने के बाद बाजाब्ता लोगों से खिताब कर रहे थे और वो सारी चीजें। तो अगर इस सारे पास्ट को आप ध्यान में रखते हैं, डू यू थिंक ए पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन एट दिस मोमेंट will be helpful in countering terrorists, terror activities, टेरर हैंडलर्स? क्या उनका उनके वो जो हैंडलर्स है उनके खिलाफ जो अभियान हम छेड़ेंगे क्या उसमें मददगार साबित होगी? या कहीं ये तो नहीं होगा, मैं नहीं कहता कि कोई किसी अलगाववादी नेता का साथी है या कोई मुख्यमंत्री आतंकवाद का समर्थक है, पर वो उनकी वो अप्रोच, जिस अप्रोच में वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, आप कितने भी आतंकवादी मारिए, आतंकवाद तो जम्मू कश्मीर में रहेगा ही रहेगा, तो बातचीत करिए। किससे? पाकिस्तान से। किससे? सैयद सलाउद्दीन से। किससे? फलानी आतंकी कमांडर से। द वन हु इज ब्लीडिंग यू, जो आदमी कठुआ के 4 शहीदों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डोडा के 4 शहीदों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो 9 लोग मारे गए जिनकी शहादत शिवखोड़ी में हुई, उन 9 मासूम जो श्रद्धालु थे उनकी हत्या के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कल आपके ऊपर दबाव आएगा, इनसे बातचीत कीजिए, इनसे ये कीजिए, इनसे वो कीजिए। इन हालात में फिर ऑपरेशंस कैसे होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि यू आर एज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग दैट बीजेपी विल बी द गवर्नमेंट इन पावर, बट आई एम एज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग दैट यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ द पावर, यू विल बी इन द अपोजिशन। तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में क्लैरिटी जो है वो जरूरी है। जो आपका क्वेश्चन है वो जस्टिफाई शायद ये भी करता है कि बिजनेस रूल में तरमीम क्यों हुई। बिजनेस रूल में तरमीम करने की क्या जरूरत है कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आ भी जाती है यूनियन टेरिटरी में, तो वो इस बिजनेस रूल में उसने काम करना है जिसमें कि द पावर्स आर curtailed powers. It is not the power of the state, it is the power of union territory. दूसरी चीज ये है कि जो हालात पहले थे अब वो हालात दोबारा बनेंगे उसका कोई चांस है नहीं, because the government is not tolerable to the militancy or separatism. So far as separatism is concerned, we have formally finished it. So far as militancy or terror is concerned, it is also on the last leg. This is the last ditch effort by Pakistan to send this consignment of terrorists to Indian territory. This will also finish. Longevity जो है वो terrorist की नहीं है,
जो इंडिया को क्रॉस करता है बॉर्डर को, उसकी हम्म। लॉन्जिविटी नहीं है। अब वो जो पहले कई सालों तक बीच में ऑपरेट करते रहे हैं जम्मू कश्मीर, वैसी बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ डेज और वीक्स, नॉट इवन मंथ्स। लेकिन मेरी ये सोच है कि टेरर के साथ समझौता नहीं हो सकता। हम्म। तो टेरर को फैलाने वाले जो हैं, या टेरर आई को नीड टू, भेजने वाले लेकिन जो हैं, लेकिन उनके मेरी साथ भी नहीं मेरी होगा। जिम्मेदारी बनती है, मैं आपको याद कराऊं। जी। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री थे, और आपने रमजान में सीज फायर किया था। सो हाउ कैन यू से दैट एक सरकार यहां पे बनती है जिसमें आप विपक्ष में हैं, और ये आप मान लीजिए सरकार में भी हैं, क्या फर्क पड़ता देखिए है? ऐसा जब है। आप पिछली बार भी सरकार में थे तो आपने रमजान में सीज फायर किया था, और उस सीज फायर का नतीजा भी आपको याद है कि शुजात बुखारी की किलिंग हुई थी, इफ यू रिमेंबर दैट एग्जैक्टली। सो टेररिस्ट, उन्होंने जो अपना काम करना है वो तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए वो आप जो यहां आप, से ओलाइव ब्रांच देते हैं, वो ओलाइव ब्रांच भी आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। कोई ऑलिव ब्रांच नहीं किसी को दी गई। नहीं, वो राजनाथ सिंह के टाइम। देखिए कोई ऑलिव ब्रांच किसी को नहीं दी गई। फिर तो आप कहेंगे कि आपने मुफ्ती साहब के साथ जो है वो आपने गवर्नमेंट क्यों बनाई? क्योंकि मुफ्ती साहब ने तो गवर्नमेंट बनने के साथ ही पाकिस्तान को जो है वो धन्यवाद किया था। लेकिन बावजूद उसके भी तो गवर्नमेंट चली, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट चली। और अगर मुफ्ती साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट नहीं बनाई होती तो आर्टिकल 370 भी खत्म नहीं होता। जो हालात आप कह रहे हो, रमजान के बीच में सीज फायर करना या उसके बैड इफेक्ट्स हुए, ये सब की सब बातें हैं 370 के पहले की। 370 के बाद जम्मू कश्मीर बदला है। 370 के बाद इंडिया का जम्मू कश्मीर को हैंडल करने का, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी बदला है। अब वो तरीके जो 370 के पहले वाले थे, वो तरीके दोबारा नहीं आने वाले हैं। सो अब हमारी पॉलिसी इज ऑफ जीरो टॉलरेंस टू द यू आर टेरर। प्रेइंग कि सरकार यहां पे बीजेपी की बने या किसी और दल की सरकार न बने, क्योंकि इफ द थिंग्स, इफ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। देखिए डॉक्टर हम फारूक तो अब्दुल्ला का बयान है बिल्कुल लेटेस्ट कि आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती आपको ये कहती हैं जब तक आप जेल से लोगों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हालात सुधरेंगे नहीं। सो विच अदर पॉलिटिकल पार्टी आर यू ड्रीमिंग ऑफ इन कश्मीर वैली, जो मेजोरिटी लाएगी वो सरकार यहां पे बनाएगी, एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट बी इंक्लाइन टुवर्ड्स टेलिंग यू दैट यू टॉक टू पाकिस्तान एंड यू टॉक टू सेपरेटिस्ट? देखिए दो चीजें तो पक्की है भाई साहब। ना तो कोई जेल से छूटने वाला है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बना हुआ है, वो जेल से छूटने वाला नहीं है। देयर इज नो एमनेस्टी टू द टेररिस्ट और द पर्संस हु आर इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स अगेंस्ट द कंट्री। ये नहीं होने वाला है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर के ऊपर बातचीत नहीं होने वाली। इन दो चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में है, तो आप यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट दीज टू थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। दूसरी बात यह है कि आप मुझे कहते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी जम्मू कश्मीर में। भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी हूं, मैं तो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। आई एम श्योर अबाउट दिस दैट भारतीय जनता पार्टी विल बी इन ए पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। You'll form the government on its We own. will form the government on our own self, because we are so sure about our performance not only in Jammu but in Kashmir also, that लोग अब बदलाव। अब मुझे बताइए, आज के दिन में आप कश्मीर में जाके देखिए, क्या कश्मीर में खुशहाली आई 370 के बाद या नहीं? आप आम कश्मीरी से बात करके देखिए, they are all happy that finally the peace has returned to the valley. That is अब true. That is true. लेकिन सेठ साहब उसके साथ एक और सच्चाई भी है। आपका नाम जिसने भी घाटी में लिया वो डूब गया। अल्ताफ बुखारी ने नाम लिया, वो डूब गया। सज्जाद गनी लोन ने नाम लिया, वो डूब गया। और डूबे भी ऐसे कि एक तो चिंतन मंथन करने के लिए गायब हो गए, और अल्ताफ बुखारी ने कल से मोर्चा भी खोला है। उन्होंने बाजाब्ता डीजीपी आरआर स्वैन को लेकर बयान दिया, कुछ और बयान भी दिए और कुछ और बातें भी वो कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इफ देयर इज अ चेंज, इफ देयर इज अ चेंज, then you are not appreciating the realities of politics. आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को सपोर्ट करेगी या कहेगी कि हम किसी को सपोर्ट करते हैं, and he will win the elections without his own base, without his own support with the people? ऐसा थोड़ी ना होता है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने टेक्टिकल किसी को कहा भी, सपोर्ट भी किया, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट, और द पार्टी इज नॉट इन ए पोजीशन टू विन, विल द ब्लेम बी ऑन भारतीय जनता पार्टी? That is not, sir, that is not how the politics so you are sure that you will be able to do good in Valley? We will be in a position to go to at least double figure in Valley on our own. भारतीय जनता पार्टी डबल फिगर में वैली में जाएगी. Rest of the seats will be getting from Jammu province, and we will be, and you are contesting all the 90 seats, that's for sure. We will be contesting, as on today the decision of Bharatiya Janata Party is to contest all seats of Jammu and Kashmir Union Territory.
we will be contesting and we'll be contesting to form the government on our own. And when Bharatiya Janata Party will be forming the government on its own in Jammu and Kashmir for the first time, in Jammu and Kashmir Union Territory, that will be the first government, we will ensure that the situation is brought to normalcy as early as possible. तो कुछ चीजों के ऊपर जहां पे लोगों की उम्मीदें हैं, ये हो सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोगों की उम्मीदें हैं कई इश्यूज के ऊपर, वो चाहते हैं कि लोगों के काम हो, शायद वो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम नहीं हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आएगी तो आई डोंट थिंक वी हैव द पीपल हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू सी दैट ऑल द वर्क्स व्हिच दे आर एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू डू विल बी डन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी का बिल्कुल साफ सटीक सा कहना है, कोई अलायंस नहीं, हम लोग 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। और इनका यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में समय आ चुका है कि अब एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का और सचिवालय के बीच में जो खाई है उस खाई को भरा जा सके।